नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा राजा राम के पहले भाग में आपने अभी तक सुना कि कैसे खजुराहो जाते जाते हम लोग ओरछा पहुंच गए और अब हम काफ़ी दिनों से ओरछा में थे। तो ये न्यू ईयर ईव थी और हम सब न्यू ईयर ईव मना रहे थे कि अचानक हमारे गेस्ट हाउस के दरवाजे पर दस्तक हुई। हमने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बाहर एक कपल था जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अब सुनिए क्या हुआ इस किस्से में इसके आगे। हमने सबसे पहले उनसे ये पूछा कि आप लोग बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, कोई क्या मामला है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। उतनी देर में शंभू भैया उनके लिए पानी लेकर आए। बाहर कुछ कुर्सियां रखी थी तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ उन्हीं कुर्सियों पर हमारे साथ बैठ गए और फिर वाइफ ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उन्होंने कहा कि हम खजुराहो से आ रहे थे और खजुराहो से आते हुए हम हाईवे पर उस जगह उतरे जहां से ओरछा के लिए रास्ता कटता है, जो कि करीबन 2.5 या 3 किलोमीटर का रास्ता है। अब हम वहां उतर तो गए पर वहां पे कोई सवारी नहीं थी और पूरा इलाका एकदम वीरान था। बस ने हमें वहां छोड़ा, बस आगे चली गई और हम बड़ी परेशानी में थे क्योंकि हमने सब तरह की कहानियां सुन रखी है कि ये डाकुओं का इलाका है और यहां बहुत तरह की घटनाएं होती हैं। बड़ी मुश्किल के बाद एक गाड़ी आई और हमने उस गाड़ी को हाथ दिया। उसमें एक फैमिली थी और उस फैमिली ने हम पर थोड़ा तरस खाया और वो ओरछा की तरफ ही आ रहे थे, इसलिए वो हमें लेकर आ गए। पूरे रास्ते हम बहुत ही चिंता में आए। हमें ये लगा कि आज हमने बहुत बड़ी गलती की इस तरह से उतर के बिना किसी सवारी का इंतजाम किए। तो उनकी बात सुन के हमें काफी हैरानी हुई। हमने कहा कि देखिए, अगर आप इस तरह से एक नई जगह पर आ रहे हैं और अगर आपके पास कोई साधन नहीं है या आपने किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया तो ये बढ़िया प्लानिंग तो नहीं है। और खास तौर पे अगर आपके साथ लेडी हैं, आपकी पत्नी है, तो आपको इस बात की थोड़ी ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। जिस पर वो एग्री हुए। पर धीरे धीरे अब उनको सब लोगों का साथ मिल गया था, बातचीत का सिलसिला जारी था, नया साल का इंतजार हो रहा था, तो स्थितियां सामान्य हो गई। तो नया साल आया, हमने एक दूसरे को विश किया, खुशियां बांटी। खुशी इस बात की भी थी कि अब जो हाईजैक वाला प्लान है वो खत्म हो गया है, सभी लोग अपने अपने घर सकुशल लौट गए हैं और नए साल को वेलकम कर हम सोने चले गए। अब हमारा प्लान ये था, क्योंकि अब हमें 6-7 दिन हो चुके थे ओरछा में, अब हमारा प्लान ये था कि देखिए, खजुराहो हालांकि जाने का बहुत मन तो नहीं है, पर क्योंकि प्लान किया था तो खजुराहो तक जाया जाए और खजुराहो घूम कर आया जाए और वापस फिर ओरछा आ जाएंगे और एक आध दिन ओरछा में और रुककर फिर वापस दिल्ली की ओर जाया जाएगा। तो हमने ऐसा ही किया। हमने शंभू भैया से कहा कि हमारे लिए आप एक कैब बुक कीजिए, जो कैब हमें खजुराहो छोड़ आए और फिर वापसी कैसे आना है इसका देखा जाएगा, हम अपने आप ये प्लानिंग कर लेंगे। तो शंभू भैया ने हमें कहा कि आप खजुराहो जाइए, मैं ये कहूंगा आप खजुराहो घूमकर एक दिन वहां रुकिए, आपका कमरा यहां पे मैं इसी तरीके से बुक रखूंगा। शंभू भैया भी अब हमसे काफी घुल मिल गए थे और हमें अब शंभू भैया के साथ मजा आ रहा था। तो तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार हम लोग अगली सुबह खजुराहो के लिए निकले। 170-180 किलोमीटर का सफर है और आप अगर अपनी गाड़ी में हैं या कैब में हैं तो 4.5-5 घंटे में आप खजुराहो पहुंच सकते हैं। तो हम खजुराहो पहुंचे
और ये जो रास्ता है, इस रास्ते में हालांकि ये नेशनल हाईवे है, पर इस रास्ते में खास कुछ है नहीं। छोटे छोटे गांव कस्बे आते हैं, पर कोई बड़ा शहर या कुछ देखने लायक चीज रास्ते में है नहीं। तो हम खजुराहो पहुंचे। दिन में थोड़ा आराम करने के बाद होटल में हम निकले। हिंदू टेम्पल्स और जैन टेम्पल्स बहुत तरह के हैं खजुराहो में। मंदिरों में हालांकि हमारी कोई खास रुचि नहीं है, पर फिर भी खजुराहो टेम्पल्स के लिए मशहूर है। हालांकि हम लोग आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी बिल्डिंग्स और खंडर देखना चाहते थे, पर आप खजुराहो जाएं और मंदिर ना जाएं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। शाम को हम खजुराहो की मार्केट में गए, डिनर किया। प्लान ये था कि अगले दिन हम खजुराहो के टेम्पल देखेंगे और दिन के बाद हम निकलेंगे ओरछा के लिए। तो सुबह सुबह हम मंदिर गए, मंदिर के दर्शन किए। घूमते फिरते लोगों से बातचीत करते हुए पता चला कि यहाँ पे आसपास एक वाटरफॉल है, रने वाटरफॉल्स, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो हमें लगा कि देखिए मंदिर हो गए, जल्दी से अब फॉल्स देखे जाएं और उसके बाद फिर वापस ओरछा की ओर चला जाए। रने फॉल्स अच्छी जगह है, हमें वहाँ खूब मज़ा आया, फोटोग्राफ्स खींची गई, दिन भर एंजॉय किया गया और अब हम ओरछा वापस जाने के लिए तैयार थे। हमें लगा कि अब हम अपने ट्रैवल प्लान को थोड़ा एक्सटेंड कर चुके हैं, तो थोड़ा बचत करके चला जाए और वापसी में कैब लेने की बजाय देखा जाए कि अगर बस या इस तरह की किसी चीज़ की व्यवस्था की जाए। तो मालूम पड़ा कि खजुराहो से झांसी काफ़ी सारी स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसेज हैं जाती हैं, तो आप हर आधे घंटे में कोई इस तरह की बस पकड़कर जा सकते हैं। तो हमने बस का टिकट लिया और सोचा कि चलिए वापस ओरछा की ओर जाया जाए। सब स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में जाना आसान काम नहीं है। एक तो ये हर दूसरे स्टॉप पर रुकती है और कितनी सवारियां बिठाई जाएं इसका मतलब सीट से बिल्कुल नहीं है। तो हर तरफ हमारे सवारियां, उनका सामान लदा हुआ था। हालांकि हमारे पास सीट थी, पर 2 की सीट पे 3 लोग, सामान, ये सब चल रहा था। हैरत की बात यह थी कि जहां स्टॉप था वहां तो बस रुक ही रही थी। अगर कोई रास्ते में हाथ दे रहा था तो बस को वहां भी रोका जा रहा था। कुल मिला के जो 4, 5, 6 घंटे की जर्नी थी, ये अब बहुत ज्यादा समय ले रही थी और अब हमारी बेचैनी बढ़ रही थी। एक काम हमने किया था, हमने शंभू भैया को खजुराहो से फोन कर दिया था कि हम लोग आ रहे हैं और अगर आप हाईवे पे जहां से ओरछा के लिए रास्ता कटता है वहां से अगर आप हमें किसी तरीके से पिक करवा लें तो बढ़िया रहेगा। जिस पर शंभू भैया ने कहा था कि मैं अपने किसी साथी को भेजूंगा, वो ऑटो या इस तरह की कोई सवारी लेकर आपका इंतजार करेगा। उम्मीद ये थी कि हम 6 बजे तक, 6:30 बजे तक उस जगह पर पहुंच जाएंगे और फिर आसानी से ओरछा जाया जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से बस हर स्टेशन पर रुक रही थी, लगातार सवारियों को उठा रही थी, तो टाइम का पूरा मामला जो है अब खराब हो चला था। फिर भी हम अभी इसी उम्मीद में थे कि ओरछा पहुंचा जाए जल्दी और वहां जाके आराम किया जाए। तो हम कंडक्टर से बार बार ये सवाल कर रहे थे कि कब तक पहुंचा जाएगा, जिस पर कंडक्टर कह रहा था कि देखिए साहब, ये बसें तो यहाँ पर इसी तरीके से चलती हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनकी कोशिशें कोई रंग नहीं ला पा रही थी। 8, सवा 8 बजे का समय था जब कंडक्टर ने हमें बताया कि जहां आपको उतरना है वो जगह आने वाली है, तो आप तैयार हो जाइए। अच्छी बात यह थी कि जब हम ओरछा से खजुराहो के लिए निकले तो हमारे पास सामान ज्यादा नहीं था। हम अपना बाकी सामान ओरछा में गेस्ट हाउस में छोड़ आए थे। केवल एक दिन के लिए जितना सामान चाहिए था उसे ही लेकर हम खजुराहो आए थे। तो हमने अपना बैग समेटा, रास्ता बनाया और दरवाजे के पास आके खड़े हो गए। समझदारी का काम यह था कि मैंने कंडक्टर से कहा कि
मैं एक बार सड़क पर उतर कर नीचे देखूंगा कि सवारी शंभू भैया ने कोई भेजी है या नहीं, और अगर सवारी है तो फिर मैं अपनी वाइफ को बस से नीचे आने के लिए कहूंगा। अदरवाइज हम बस में बैठकर झांसी चले जाएंगे और झांसी में किसी होटल में रात को रुक जाएंगे, क्योंकि इस रास्ते पर अदरवाइज ओरछा कैसे पहुंचा जाएगा। तो वो मोड़ आया जहां से एक रास्ता ओरछा के लिए कटता है और दूसरा रास्ता झांसी लेकर जाता है आपको। कंडक्टर ने मेरे कहे अनुसार बस को रोका। मैं बस से नीचे उतरा और दौड़ के सड़क के दूसरी तरफ पहुंचा जहां पर एक ऑटो खड़ा था। सर्दियों की बात थी, कंबल ओढ़े वो आदमी ऑटो के अंदर सो रहा था। मैंने जैसे ही उसे जगाया और कहा कि शंभू भैया ने भेजा है, तो उसने हामी भरी, तो मैंने चैन की सांस ली। मैं झट से वापस आया। मेरी वाइफ दरवाजे पर थी। मैंने उन्हें बस से उतारा और हम आके ऑटो में बैठ गए। यहां से ओरछा 2.5 या 3 किलोमीटर है और ये पूरा रास्ता एकदम जंगल के बीच से होकर गुजरता है। ऑटो की मंद सी रोशनी, दोनों तरफ जंगल, सर्दी का मौसम, पर फिर भी इस बात की हमें निश्चिंतता थी कि शंभू भैया ने इसे भेजा है और ये सेफ ही होगा। शंभू भैया अब हमारे साथ काफी घुल मिल गए थे। फिर भी रात को 2-3 किलोमीटर का इस तरह का रास्ता एक ऑटो में आप बिल्कुल सेफ महसूस नहीं करते, और खासतौर पे जब आप अपनी पत्नी के साथ हो। अभी हम 500-600 मीटर ही चले थे कि ऑटो रुक गया और ना जाने कहां से 2 लोग आए और ऑटो वाले के साथ आगे बैठ गए। हम इस स्थिति में नहीं थे कि किसी भी तरह इस बात का विरोध करते या इस पर कोई प्रश्न उठाते। डरे सहमे हम पीछे बैठे रहे और ये 3 लोग ड्राइविंग सीट पर एडजस्ट हो, हम लोग आगे ओरछा की तरफ चल पड़े। मैं और मेरी वाइफ अब पूरी तरह से डरे तो हुए थे, लेकिन हम अपनी बातों से इस बात का जरा भी सबूत नहीं देना चाहते थे कि हमें डर लग रहा है। तो हमने पैसे पैक की बात करनी शुरू की कि देखिए, हम तो अपना सारा सामान छोड़ के आए हैं, हमारे पास तो कोई सामान है नहीं, और हमने फोन कर दिया है। लोगों को ये भी पता है कि हम इस ऑटो में हम अपने आप में बात कर रहे थे, लेकिन हम सुनाना ऑटो के ड्राइवर और उन दोनों लोगों को भी चाह रहे थे ताकि उन्हें मालूम पड़े कि हम लोग सजग हैं, सचेत हैं। सुनसान सड़क पर 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता इन स्थितियों में बहुत भारी हो सकता है। हमें बिल्कुल इल्म नहीं था इस बात का कि अगर स्थितियां बिगड़ती है तो हम किस तरह का एक्शन या रिएक्शन दे पाएंगे। हम तो बस अब ये उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी से हम ओरछा पहुंचे, शंभू भैया के गेस्ट हाउस पहुंचे। दूसरी तरफ हमें यह भी लग रहा था कि शंभू भैया ने किस तरह के ड्राइवर को भेजा है जिसने 2 अनजान लोगों को जंगल के बीच से उठा लिया है। कुछ दूर और आगे चलने के बाद एक बार फिर ऑटो रुक गया। अभी हम उससे सवाल करते कि ऑटो का ड्राइवर ऑटो से नीचे उतरा, दोनों सवारियां भी नीचे उतरी और उन्होंने इंजन को उठा देखना शुरू किया कि क्या खराबी है ऑटो के अंदर। मैं भी अब ऑटो से उतरकर सड़क पर खड़ा हो गया। मुझे लग रहा था कि अगर किसी भी तरह की स्थिति बिगड़ती है तो मुझे भी उस स्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। अपनी वाइफ से भी मैंने सचेत रहने के लिए आंखों ही आंखों में इशारा किया। ऑटो वाला बहुत देर ये कोशिश करता रहा कि ऑटो स्टार्ट हो, लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने ऑटो वाले से हालांकि ये पूछा कि भैया क्या प्रॉब्लम है और अब क्या किया जाए, तो उसने मुझसे कहा कि देखिए, ऑटो तो अब स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहां से ओरछा हालांकि 300-400 मीटर ही है या 500 मीटर है, तो आप लोगों को अब पैदल जाना होगा।
मुझे ये बहुत ही समझदारी वाली बात तो लगी नहीं, पर उस समय हमारे पास चारा भी कोई नहीं था। फिर भी हम दोनों ऑटो से उतरे। घुप अंधेरे वाली सड़क हमारे सामने थी, दोनों तरफ जंगल था और अभी हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। पर ऐसी स्थिति में हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव था भी नहीं। तो मैंने अपनी वाइफ की तरफ देखा और मेरी वाइफ ने भी मुझे ढांढस बंधाते हुए कहा कि चलिए अब पैदल चला जाए, और अगर ये कह रहा है कि यहाँ से 400-500 मीटर है, जो कि शायद सच भी है क्योंकि हमने काफ़ी रास्ता तय कर लिया है, और जब हम पहले भी ओरछा आए थे तो ये रास्ता इतना लंबा है भी नहीं और हमारे पास अभी कोई दूसरा चारा है भी नहीं। ऑटो के साथ कब तक हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे। तो हमने ऑटो वाले से कहा कि क्या आप हमारे साथ चलेंगे, तो उसने कहा देखिए मैं तो अपनी गाड़ी छोड़कर जा नहीं सकता, बाकी दोनों लोग हमारे साथ जाएं ऐसा मन में हमारे विचार आया ही नहीं। तो हमने उनसे ये कहा भी नहीं। हम दोनों ऑटो से उतर अपने छोटे से बैग को संभाले, अब ओरछा की तरफ चलने लगे। अभी हम 100 या 150 मीटर चले होंगे कि हमें आगे से रोशनी आती दिखाई दी। वीरान सड़क पर अगर आप और आपकी पत्नी अकेले हों, दोनों तरफ जंगल हो, तो रोशनी का दिखाई देना गुड और बैड दोनों खबर हो सकती है। तो हम धीरे धीरे चलते हुए सड़क के एक कोने में आए और अब इंतजार करने लगे। हमें लगा कि देखिए रोशनी के ज्यादा पास आने पर इस बात का आकलन किया जाएगा कि इस स्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए। तो हम पूरी तैयारी के साथ सड़क के किनारे खड़े अब इंतजार कर रहे थे कि रोशनी कहां से आ रही है और किस तरह की, ये कोई मदद हमें मिलेगी या मुसीबत आन पड़ेगी। दोनों बातों का ही आकलन किया जा रहा था। जैसे ही रोशनी हमारे और पास आई तो हमें लगा कि ये 2 लोग हैं जिनके हाथ में टॉर्च है और हमारी तरफ आ रहे हैं। जैसे ही ये टॉर्च लाइट हमारे और करीब आई, हमने एक आवाज सुनी और किसी ने मुझे पुकारा, कहा कि अज्जू भैया क्या आप हैं। जैसे ही मैंने ये आवाज सुनी हमें लगा कि ये हमारी सारी चिंता अब दूर हो गई है। ये शंभू भैया की आवाज थी और आवाज सुन के हमें बहुत चैन आया। शंभू भैया हमारे पास आए और उन्होंने देखा कि मैं और मेरी वाइफ दोनों बैग थामे सड़क के किनारे खड़े हैं। तो शंभू भैया ने झट से हमें कहा कि अरे अज्जू भैया बहुत सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई और कैसे आपको यहां पैदल आना पड़ा। तो हमने उनसे कहा कि देखिए पैदल तो नहीं आना पड़ा, पर अभी तो ऑटो खराब हो गया और ऑटो खराब हो गया, इसके चलते अब और कोई चारा नहीं था, इसलिए हम पैदल आ रहे थे। और आप क्यों सॉरी बोलते हैं, आपने तो ऑटो भेजा। इस पर शंभू भैया ने अपने साथ वाले साथी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि नहीं भैया, इसीलिए तो मैं टॉर्च लिए आगे की तरफ आ रहा था, क्योंकि ऐन मौके पर ये जो मेरा साथी है इसका ऑटो खराब हो गया और दूसरी किसी सवारी का इंतजाम मेरे पास था नहीं। तो हम तो यही सोच रहे थे कि आपको लेने उस मोड़ तक जाएं जहां पर आप बस से उतरे, इसीलिए हम दोनों पैदल ही उस मोड़ की तरफ जा रहे थे। हालांकि ये बात तय थी कि शंभू भैया ने ऑटो नहीं भेजा, लेकिन जब मैं बस से उतरा और उस ऑटो वाले के पास गया जो कि नींद में था कंबल ओढ़े, और उससे ये प्रश्न किया कि क्या आपको शंभू भैया ने भेजा है, तो उसने हामी भरी और फिर वो हमें लेकर ओरछा की तरफ चला भी, और फिर साथ में 2 साथी भी थे। लेकिन यह भी सच है कि वो ओरछा तक हमारे साथ आया नहीं,
और उसने ठीक हमें ऐसी जगह पर छोड़ा जहां पर हमें शंभू थोड़ी देर के बाद मिल गए। मैं और मेरी वाइफ ये सोचने लगे कि अगर शंभू भैया ने उस ऑटो वाले को नहीं भेजा तो वो ऑटो वाला कौन था। इतनी हिम्मत हम में थी नहीं कि हम पीछे जाकर देखते कि क्या ऑटो वाला अभी भी सड़क पर है या नहीं। हमने बात को वहीं छोड़ दिया और हमने ये सोचा कि शायद कोई हमारी हेल्प करने के इरादे से उस मोड़ पर था और हमें लेकर ओरछा आने वाला था, वहां तक जहां तक हमें मदद मिल जाती। गेस्ट हाउस में वापस आने के बाद हमें वो दंपत्ति फिर मिली जो 31 की रात इसी तरह की स्थिति में फंस चुकी थी। बातों बातों में लोगों ने हमें यह कहा कि आप राम राजा के शहर ओरछा में हैं और राम राजा अपने किसी भी प्रजा के व्यक्ति का बुरा होने नहीं दे सकते। तो दोस्तों, ये था किस्सा राम राजा। कैसा लगा आपको ये किस्सा? भेजिए अपने सुझाव। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए किस्से का हिस्सा। धन्यवाद।